बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए सेकंड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास का ये मॉडल पेपर आप लोगों की परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में यहीं से प्रश्न आएंगे, ऐसी पूरी की पूरी संभावना है। और यही मैं आशा भी करता हूँ। आशा क्या, एकदम से मान करके चलो कि यही प्रश्न आने की पूर्ण रूप से संभावना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें प्रश्नों को समाहित किया गया है, उनके उत्तर को भी बताने का प्रयास किया जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर होगा आपका। लिखित टाइप का मॉडल पेपर जल्द ही आपके समक्ष आएगा। तो एक प्रकार से ये सॉल्व मॉडल पेपर होगा, जिसके अंतर्गत हम 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं आपका। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं और वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को लेकर के बना दूंगा। उसको लेकर के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं या कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। उनके बारे में हम गहन अध्ययन यानी विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाने की संभावना 100% तक होती है। आइए चर्चा करते हैं बिना समय गंवाए हुए। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग आप देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी जो एक प्रकार से आपको परेशानी ना हो। साथ ही साथ लाइक शेयर करने से ये होता है कि मोटिवेशन जो होता है अपना वो बढ़ने लगता है। ओके, ताकि आप लोग पढ़ाई की वीडियोस को भी जो है लाइक करते हो। खास करके पढ़ाई की वीडियोस आदमी चाहता तो इतने समय बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। समय आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 1 घंटा समय निकाल करके देखना तक नहीं, मतलब कि जो है आप सोच रहे हो अगर पढ़ूंगा तो समय मेरा नष्ट हो जाएगा। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं कि मैं पढ़ूंगा तो मेरा समय नष्ट होगा, वीडियो देखूंगा मेरा समय नष्ट हो रहा है। और एक टीचर से पूछिए कि वो अपना पूरा का पूरा समय अपने स्टूडेंट को देता है, अपने छात्र छात्राओं को देता है, अपने भाइयों बहनों को देता है। तो आप लोग पूरा अंत तक जरूर बने रहिएगा, यही आपसे प्रार्थना है और यही उम्मीद है। और निश्चित तौर पर जब वीडियो की लास्ट होगी तो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी आपके मस्तिष्क में घुस चुकी होगी और आप लोग अच्छे तरीके से अपने पेपर को कर सकने योग्य हो सकेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है भाई। पहला प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म के जातक ग्रंथों की संख्या है। बौद्ध धर्म के जातक ग्रंथों की संख्या है। ऑप्शन ने दिया है 549, बी दिया 560, सी दिया 571, डी दिया है 580। बताओ भाई क्या होगा करेक्ट आंसर। तो बौद्ध धर्म के जातक ग्रंथों की संख्या कितनी है? 549 के आसपास है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा। अच्छा, आपसे अगर पूछे कि पिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, तो पिटक ग्रंथ जो है आपका ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, ये बात भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम से प्रश्न आ सकता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है परिशिष्ट पर्व। प्रश्न क्या है? परिशिष्ट पर्व के रचनाकार कौन है? बताइए। हेमचंद्र सूरी जी हैं या पाणिनि है या चाणक्य है या आर्यभट्ट है? बताने का प्रयास करेंगे। तो परिशिष्ट पर्व के रचनाकार हैं भाई, वो कौन है? हेमचंद्र सूरी जी हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दीप वंश तथा महावंश में किस शासक के समय के इतिहास का वर्णन मिलता है? बताने का प्रयास करेंगे। दीप वंश तथा महावंश के किस शासक के समय में या उस किस शासक के समय के इतिहास का वर्णन मिलता है? दीप वंश या महावंश के किस शासक के समय के इतिहास का वर्णन मिलता है? नंद वंश या मौर्य वंश या जो है कुषाण वंश या हर्यक वंश, इसमें किसका किसका जिक्र मिलता है? बताइए। तो भाई मौर्य वंश के शासनकाल का मिलता है दीप वंश और महावंश में। ओके, ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भद्रबाहु चरित्र किस ग्रंथ का धर्म ग्रंथ है? बताइए। जो भद्रबाहु चरित्र है वो किस धर्म का ग्रंथ है? बताने का प्रयास करेंगे। भद्रबाहु चरित्र जो है आपका वो जैन धर्म का ग्रंथ है। किस धर्म का है? जैन धर्म का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि भारत की प्राचीनतम मुद्रा कहलाती है। भारत की प्राचीनतम मुद्रा कौन सी है भाई? हिरण है या फिर आहत है या मोहर है या निष्क है? बताने का प्रयास करेंगे। तो भारत की जो प्राचीनतम मुद्रा है वो कौन सी है? वो निष्क है। क्या है भाई? निष्क है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, एग्जाम में जरूर फंसेगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है भैया? सभी को पता होगा कौन है? चाणक्य यानी कौटिल्य। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा। अच्छा, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसका नाम ही केवल अर्थशास्त्र है, ये राजनीति विज्ञान से संबंध रखती है। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, इंडिका के लेखक हैं। बताने का प्रयास करेंगे। इंडिका जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है?
मेगस्थनीज, बाणभट्ट, कौटिल्य या कल्हड़? तो कल्हड़ ने राज तरंगिणी लिखी है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। मेगस्थनीज की है इंडिका, बाणभट्ट ने क्या लिखा है? हर्षचरित लिखा है, और कौटिल्य जो आपके बसते हैं इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। तो बाणभट्ट की कौन सी हर्षचरित जो है रचना फेमस है? आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि हर्षचरित किसकी रचना है, तो किसकी भैया? बाणभट्ट की है। आपसे पूछेगा कि जो है मेगस्थनीज की कौन सी रचना फेमस है, तो वो इंडिका ही है। ऑप्शन में बी यही करेक्ट आंसर होगा। मेगस्थनीज की इंडिका जो रचना है ये भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देती है। कल्हड़ की जो राज तरंगिणी है वो देती है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो जो है एक प्रकार से ये भी इतिहास के बारे में जानकारी हमको देता है, वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति, इसके अलावा और भी तमाम सारी स्थितियों के बारे में बताती है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मिलिंद पन्हो के लेखक हैं। मिलिंद पन्हो के लेखक हैं भाई कौन है? कल्हड़ है, कौटिल्य है, या नागसेन है, या विशाख दत्त है? बताने का प्रयास करेंगे। तो जो है मिलिंद पन्हो के लेखक हैं विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। तो मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? विशाख दत्त। अगला प्रश्न देखिएगा, फाहियान की रचनाओं से बताइए, फाहियान की रचनाओं से ऑप्शन ए दिया है आपको, मौर्य काल की जानकारी मिलती है? नहीं भाई, गुप्त काल, बिल्कुल गुप्त काल की इतिहास की जानकारी हमको फाहियान, यानी जो चाइना का एक प्रकार से कौन था, ये चाइना का कौन था भाई इतिहास, मतलब कि चाइना यात्री था, चाइनीज यात्री था कौन? फाहियान। भारत आया था, तो ये जो भारत आया था तो उस समय गुप्त काल था, और इसीलिए गुप्त काल की जानकारी जो है, गुप्त काल के इतिहास की जानकारी मिलती है फाहियान की रचनाओं से। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सिक्के इतिहास के किस स्रोत के अंतर्गत आते हैं? सिक्के इतिहास के किस स्रोत के अंतर्गत आते हैं? बताने का प्रयास करें सभी लोग। पुरातात्विक स्रोत के, या साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, या दोनों के अंतर्गत आते हैं, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन डी बताइए। सिक्के जो होते हैं इतिहास जानने के किस स्रोत के अंतर्गत आते हैं? तो सिक्के जो होते हैं पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। पुरातात्विक स्रोत होते हैं सिक्के। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कौन सा साहित्यिक स्रोत बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? बताइए, कौन सा साहित्यिक स्रोत बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? पिटक, दीपवंश, या वेद, जातक ग्रंथ? बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से बताइएगा सभी लोग। कौन सा साहित्यिक स्रोत बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? पिटक, दीपवंश, वेद, या जातक ग्रंथ? तो भाई साहित्यिक स्रोत जो है बौद्ध धर्म से जो संबंधित नहीं है वो आपका वेद है। वेद किससे है? सनातन धर्म से, यानी कि हिंदू धर्म से संबंधित है वेद। ओके, 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण। बाकी जातक ग्रंथ, दीप वंश, पिटक, ये सब बौद्ध धर्म से संबंध रखने वाले ग्रंथ हैं। ओके, और ख़ास करके वेदों से ही, पुराणों से ही, इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथों से ही, इन्हीं सभी ग्रंथों से 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इन वेदांग, इन सभी से ही कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे, चाहे बाइबल बना हो, चाहे ये कुरान बनी हो, या इसी प्रकार से तमाम प्रकार के जितने भी जो है पुस्तकें हैं, सभी में जितनी ज्ञान की बातें हैं, आप इन्हीं सभी वेद वगैरह जो जो एक प्रकार से प्राचीन संस्कृति, यानी वेद प्राचीन संस्कृति है। जब कोई पुस्तक नहीं थी तब वेद था, तो जाहिर सी बात है उसी वेद को एक प्रकार से पता नहीं कितनी भाषाओं में कन्वर्ट भी किया गया है, और आज भी किया जा रहा है। बहुत सारे शोध भी चल रहे हैं इन सभी पर। ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो कि आपको जाननी परम आवश्यक है, अपनी संस्कृति को जानना परम आवश्यक है। तो इस प्रकार से वेद जो है ये सनातन धर्म का एक प्रकार से, और कहीं ना कहीं वेद देखेंगे तो वेद में एक प्रकार से बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। वेद सभी धर्मों के लिए एक प्रकार से उचित सलाह और उचित निर्देश देने का प्रयास करता है, तो बड़ी अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी लोग। अच्छा, एग्जाम से और भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि राज तरंगिणी किसने लिखी है? तो आप क्या बताओगे भाई? मैंने अभी बताया कल्हड़ की राज तरंगिणी बड़ी फेमस है, तो एग्जाम से प्रश्न आ सकता है। और आपसे एग्जाम से पूछ सकते हैं मेगस्थनीज की कौन सी रचना फेमस है? भाई इंडिका उनकी बड़ी फेमस रचना है। आपसे पूछेगा महाभारत के रचयिता कौन है? तो कौन है भैया? महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी महाराज हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिए। रामायण के रचयिता कौन है? आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं, तुलसीदास जी नहीं है। तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के रचनाकार है। ओके, रामायण के रचना किसने की है? वाल्मीकि ने करी है, और वाल्मीकि जो थे उन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण को लिखा है। ओके, बात ध्यान रखेंगे। वाल्मीकि रामायण के नाम से फेमस है। एक पुस्तक है दास कैपिटल, उस मतलब कि किसने लिखा दास कैपिटल? तो कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। ओके, ये सब फेमस है।
आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को हम जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। देखें सभी लोग भाई, देखिएगा सभी लोग, बढ़िया प्रश्न आपके सरी एग्जाम की दृष्टि से आ चुका है। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपके समक्ष है कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी आगरा, मथुरा, कानपुर या वाराणसी? बताएं। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी भाई? मथुरा थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म किस गणराज्य में हुआ था? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म किस गणराज्य में हुआ था? तो भाई कपिलवस्तु के शाक्य में हुआ था, या एक प्रकार से केलुत्र के कलाम में हुआ था, या रमगाम के कोली में हुआ था, या मावा के मल्ल में हुआ था? तो सिद्धार्थ जो थे यानी जो गौतम बुद्ध थे, उनका जन्म जो हुआ था वो कपिलवस्तु के शाक्य उसमें वंश में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सिकंदर आंधी की तरह आया और चला गया, शीघ्र ही लोग उसे भूल गए, यह कथन किसका है? सिकंदर आंधी की तरह आया और आंधी की तरह चला गया, मतलब कि उसी तरीके से चला गया, शीघ्र ही उसे लोग भूल गए, यह कथन किसका है? किसने कहा था? डॉक्टर एस.आर. शर्मा ने कहा था, या डॉक्टर एस.एन. दुबे ने कहा था, या फिर डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जी ने कहा था, या प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा था? बताइए सभी लोग फटाफट से। तो सिकंदर आंधी की तरह आया और चला गया, शीघ्र ही लोग उसे भूल गए, या कथन कहने वाले विद्वान और कोई नहीं, कौन है भैया? यह कहा है डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जी ने। ऑप्शन सी में दिए हैं, करेक्ट आंसर यही होंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव निम्न में से क्या है? सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव निम्न में से क्या है? बताने का प्रयास करेंगे, निम्न में से क्या है? तो भारतीय सैन्य संगठन में परिवर्तन हुआ, बिल्कुल हुआ इसके परिणाम स्वरूप। इसके अलावा राजनीतिक एकता को प्रोत्साहन मिला जब सिकंदर आया। इसके बाद में क्योंकि सिकंदर जब आया तो जब वो भारत पर आक्रमण करा तो ये पता चला कि यहाँ विदेशी सत्ता जो है हम पर हावी हो सकती, तो एकता हुई कहीं ना कहीं पे, पूर्व और पश्चिम में संपर्क स्थापित हुए, यानी कि ये सभी जो है प्रभाव देखे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। प्रश्न बताइए, सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, या बिंदुसार, या बिंबिसार? बताएं सभी लोग, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका क्या है कि जो सेल्यूकस था यानी सेल्यूकस निकेटर, उसका भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए भाई। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेल्यूकस निकेटर जो कि इसका सेनापति था, किसका? जो है सिकंदर का, अलेक्जेंडर जो था उसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, और उसको पराजित किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इससे झगड़ा किया, मतलब लड़ाई की, युद्ध करा, और खदेड़ा चंद्रगुप्त मौर्य जी ने इसको, सेल्यूकस को। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि उसने कहा कि भाई शादी कर लो। इसके बाद में क्या हुआ, जो है वो शादी कर देता है, और उसके बाद में जितना जीता था सिकंदर ने इधर उधर की ज़मीनें सब दे दी थी इसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न है, बिंबिसार किस वंश का शासक था? बिंबिसार जो था वो किस वंश का शासक था? बताने का प्रयास करेंगे। बिंबिसार किस वंश का शासक था? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। हरेक वंश का था, या नंद वंश का था, या गुप्त वंश का था, या कुषाण वंश का था? बताएं सभी लोग। बिंबिसार जो था वो किस वंश का शासक था भाई? तो ये हरेक वंश का शासक था बिंबिसार। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अजात शत्रु कब गद्दी पर बैठा? अजात शत्रु कब गद्दी पर बैठा था? बताइए कब बैठा था भाई? 492 ईसा पूर्व में। तो अजात शत्रु गद्दी पर कब बैठा? 492 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नंद वंश का पहला राजा कौन था? नंद वंश का पहला राजा कौन था? ऑप्शन ए है महापद नंद, ऑप्शन बी है क्षेमेंद्र, ऑप्शन सी है सोमदेव, और ऑप्शन डी है घनानंद। बताइए नंद वंश का पहला शासक कौन था भाई? तो महापद नंद जो था ये नंद वंश का प्रथम शासक था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। इस अगला प्रश्न देखिएगा, घनानंद को किसने पराजित करके मगध साम्राज्य की स्थापना करी? बताइए घनानंद को किसने पराजित करके मगध साम्राज्य की स्थापना करी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मगध साम्राज्य की स्थापना करी। किसके सहयोग से? चंद्रगुप्त यानी कि चाणक्य के सहयोग से। ओके, चंद्रगुप्त ने किसके सहयोग से किया? चाणक्य यानी कौटिल्य के सहयोग से। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समझ क्या है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जिन महाजनपदों का उल्लेख मिलता है उसकी संख्या कितनी थी? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जिन महाजनपदों का उल्लेख मिलता है उनकी संख्या कितनी थी? 50 थी, 16 थी, 20 थी, या 25 थी? बताइए। तो भाई 16 महाजनपद थे, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर इसका
बी करेक्ट होगा। कौन कौन से 16 महाजनपद थे, किसी को पता है? किसी को पता है लिखने का प्रयास करें। जिसको भी पता हो आप कमेंट सेक्शन में 16 महाजनपदों के नाम लिखो। 16 महाजनपदों के नाम फटाफट से लिखने का प्रयास करो। जिसको भी पता हो 16 महाजनपदों के नाम एक तरफ से लिखने का प्रयास करो। सभी लोग लिखो भाई, जितने लोग बात कर रहे हो तो खास करके वही लोग लिखें। जितने लोग बात कर रहे हैं खास करके वही लोग 16 महाजनपदों के नाम एक बार कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए सभी लोग लिखिए भाई, सभी लोग लिखिए, सभी लोग लिखो भाई। 16 महाजनपदों के नाम बताइए, 16 महाजनपदों के नाम बताओ, सभी लोग बताओ फटाफट से। 16 महाजनपदों के कौन कौन से नाम हैं एक तरफ से आप सभी लोग लिखिएगा, अभी मैं देख रहा हूँ। ओके, चलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखें, सभी लोग 16 महाजनपदों के नाम लिखिएगा। कुछ उसी में बिजी रहेंगे तब तक, लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समझ कौन सा है? अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समझ कौन सा है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई, प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। क्या प्रश्न है देखिए सभी लोग। अगला प्रश्न आपके समझ क्या है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त कर गणतंत्रीय शासन प्रणाली की स्थापना हुई। इसका निम्न में से क्या कारण था बताइए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजतंत्रीय व्यवस्था, प्रश्न क्या है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त कर गणतंत्रीय शासन प्रणाली की स्थापना हुई। इसका निम्न में से क्या कारण था बताइए। क्या कारण था भाई इसका? ऑप्शन ए है विदेशी आक्रमण, ऑप्शन बी है राजाओं का कुशासन, ऑप्शन सी है आर्थिक मतलब राजाओं का कुशासन तथा अत्याचार, और ऑप्शन सी है आर्थिक दुर्दशा, ऑप्शन डी है जन चेतना की जागृति। तो भाई जन चेतना की जागृति इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था, एग्जाम पॉइंट ऑफ से बढ़िया प्रश्न था। तो बताने का प्रयास करो सभी लोग, फटाफट से आगे बढ़ा जाए। अगले प्रश्न को देखा जाए भाई, अगला प्रश्न सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, अगला प्रश्न बढ़ा जाए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और इन मुद्दों को हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार। चलिए अगला प्रश्न, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न देखो सभी लोग भाई, अगला प्रश्न देखिएगा। अशोक, प्रश्न क्या है, अशोक ने निम्नलिखित में से कौन सा धर्म अपनाया? अशोक ने निम्नलिखित में से कौन सा धर्म अपनाया भाई बताइए सभी लोग। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, सभी लोग बताएं। तो भाई अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? इसने जो है अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। पहले ही हिंदू धर्म में था, यानी हिंदू था, उसके बाद में इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ओके, अच्छा, अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त करी थी? इसी विजय के उपरांत ही इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर विजय प्राप्त करी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम शासन वर्ष क्या है अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? 298 ईसा पूर्व जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम शासन वर्ष है। ये 2098 ईसा पूर्व में जो है ये था। ओके, लास्ट ईयर था इसका। मौर्य सम्राटों की राजधानी क्या थी भाई? कौन सी राजधानी? पाटलिपुत्र इनकी राजधानी हुआ करती थी। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? बढ़िया प्रश्न है। तो 326 ईसा पूर्व में। ओके, प्रश्न क्या है भाई देखिए, प्रश्न है कि अशोक ने निम्नलिखित में से कौन सा धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला प्रश्न है, अशोक के धर्म में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? अशोक के धर्म में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है अहिंसा, ऑप्शन बी है सदाचार, ऑप्शन सी है सहिष्णुता, और ऑप्शन डी कठोर तपस्या। तो अशोक के धर्म में निम्न में से कौन सी बात नहीं है? तो कठोर तपस्या नहीं है, बाकी सदाचार, अहिंसा, सहिष्णुता ये सब है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की सूचना प्राप्त होती है। मौर्यकालीन शासन की सूचना प्राप्त होती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका से, मुद्रा राक्षस नाटक से, या फिर अशोक के शिलालेखों से। बताइए भाई। तो मौर्यकालीन शासन की व्यवस्था मतलब शासन व्यवस्था की सूचना जो प्राप्त होती है हमको, वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, कौटिल्य यानी चाणक्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य यानी चाणक्य प्रधानमंत्री थे। अशोक के प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के थे, या कनिष्क के थे, या बिंदुसार के थे? बताइए। सभी को पता होगा कौटिल्य यानी चाणक्य जी जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य जी के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सेल्यूकस निकेटर भारत पर कब आक्रमण किया था? सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 305 ईसा पूर्व में, या 599 ईसा पूर्व में, या 565 ईसा पूर्व में, या फिर 490 ईसा पूर्व में? बताइए।
तो जो है सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो कब किया था? 305 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बिंदुसार की मृत्यु हुई। बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी? बताइए भाई, बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी? तो बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा, कब बैठा था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा, कब बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य जो गद्दी पर बैठा था 322 ईसा पूर्व में बैठा था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अशोक की मृत्यु कब हुई थी? अशोक की मृत्यु कब हुई थी भैया? अशोक की मृत्यु कब हुई थी बताइए सभी लोग। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर बी में दिया 232 ईसा पूर्व करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था भाई, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ जो था ये अंतिम सम्राट था। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से कौन सा था? बताइए, मौर्यकालीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से कौन सा था? नालंदा, काशी, उज्जैन या तक्षशिला? तो मौर्यकालीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का नाम जो था वो क्या है भाई? तक्षशिला। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, चाणक्य के द्वारा निम्नलिखित चाणक्य द्वारा लिखित राजनीति के ग्रंथ का नाम बताइए। तो चाणक्य ने कौन से राजनीतिक ग्रंथ को लिखा इनमें से? तो कौन सा राजनीतिक ग्रंथ है? मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र या रावणवध या कुमार संभव? बताइए, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। चाणक्य द्वारा लिखित राजनीति के ग्रंथ का नाम कौन सा है? अर्थशास्त्र है वो। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 269 ईसा पूर्व में अशोक का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण थे, तो मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण सबसे बड़ी चीज़ क्या थी? अशोक की अहिंसा नीति जो थी, ये मौर्य साम्राज्य के पतन का सबसे एक प्रकार से कारण था। ओके, महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। आपसे पूछेगा कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में ही तृतीय बौद्ध संगीति का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, स्क्रीन पर देखिए सभी लोग। कण्व वंश का संस्थापक निम्न में से कौन सा था? बताइए सभी लोग। बताइए भाई, कौन था? वासुदेव था, भूमिमित्र या वसुमित्र या देवभूति? तो कण्व वंश का जो संस्थापक है वो कौन है भाई? वो वासुदेव है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? कण्व वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? सुशर्मा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगर आपसे एग्जाम से यहीं पर पूछ ले कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था। कौन था? देवभूति था। शुंग वंश के शासक किस जाति के थे भाई? शुंग वंश के जो शासक हुआ करते थे वो ब्राह्मण जाति के थे। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक थे आपके पुष्यमित्र शुंग। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि शुंग वंश का निम्न में से कौन सा शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो किसने किया था अश्वमेध यज्ञ? पुष्यमित्र ने किया था। पुष्यमित्र शुंग, इसने ही अश्वमेध यज्ञ किया था। ओके, आपसे पूछेगा सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था भैया? सीमुक जो था वही था सातवाहन वंश का संस्थापक। ओके, आपसे पूछे पुरुषपुर राजधानी थी किसकी? पुष्यमित्र की, वासिष्ठ की या फिर वासिक की या फिर जो है अभिषेक की या फिर जो है कनिष्क की? बताइए, पुरुषपुर राजधानी किसकी थी? कनिष्क की। ओके, पुष्यमित्र किस राजवंश का शासक था भाई? तो ये शुंग वंश का जो है शासक था। आगे बढ़ा जाए, चलिए बताइए सभी लोग फटाफट से, कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? तो कण्व वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? सुशर्मा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कण्व वंश की जानकारी मिलती है कहाँ से मिलती भाई? तो कण्व वंश की राजधानी कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? तो पुराणों से मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न है, शुंग वंश का महानतम शासक कौन था? शुंग वंश का महानतम शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, पुष्यमित्र के शासनकाल के अंत में, प्रश्न है कि पुष्यमित्र के शासनकाल के अंत में किस जो है बैक्ट्रियन शासक ने आक्रमण किया था? बताने का प्रयास करेंगे भाई। तो किसने किया था? किसने किया था? मिनेंडर ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पुष्यमित्र ने कितने वर्षों तक शासन किया? पुष्यमित्र ने कितने वर्षों तक शासन किया था? बताइए सभी लोग। 36 वर्षों तक शासन किया था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किस शासक को परास्त करके सातकर्णी ने पुनः महाराष्ट्र पर अपना शासन स्थापित किया था? नहयाल, बृहद्रथ या फिर पुलुमावी या जयद्रथ? बताने का प्रयास करेंगे। किस शासक ने, प्रश्न क्या है, किस शासक ने या किस शासक को, प्रश्न है किस शासक को परास्त करके सातकर्णी ने पुनः महाराष्ट्र पर अपना शासन स्थापित किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हुआ? नहपाल, ऑप्शन ए। अगला देखिएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कितने वर्षों तक शासन किया? बताइए। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 24 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हाथी गुम्फा अभिलेख में किसके शासक मतलब कि किस शासक का वार्षिक विवरण मिलता है? बताइए। हाथी गुम्फा अभिलेख में किस शासक का वार्षिक विवरण मिलता है? किसका मिलता है? तो खारवेल का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कारदमक राजवंश की स्थापना की, कारदमक राजवंश की स्थापना किसने करी थी? तो कारदमक राजवंश की स्थापना करी थी चस्टन ने। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिएगा, खारवेल किस जनपद का शासक था? खारवेल किस जनपद का शासक था भैया? तो कलिंग का। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न है, एंटीओक्स तृतीय ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो बताने का प्रयास करेंगे। एंटीओक्स तृतीय ने भारत पर आक्रमण कब किया था भैया? तो 206 ईसा पूर्व में। कब किया था? 206 ईसा पूर्व में इसने, यानी कि एंटीओक्स तृतीय ने भारत पर आक्रमण किया था। कब? 206 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए में दिया है। अगला बस देखिएगा, डिमेट्रियस कौन था? डिमेट्रियस कौन था भैया? डिमेट्रियस कौन था? तो बैक्टीरिया का शासक था। कौन? बैक्टीरिया का शासक था डिमेट्रियस। ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, डिमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण कब किया था? डिमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो कब किया था भाई? 180 ईसा पूर्व में जो है इसने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, यूनानी शासकों में सबसे महान शासक कौन सा था? यूनानी शासकों में सबसे महान शासक कौन था? तो भाई जो मिनांडर था यही था सबसे महान शासक। कौन? यूनानी शासकों में सबसे महान शासक कौन था? मिनांडर था। ओके, ऑप्शन किस में दिया है? बी ऑप्शन दिया है। करेक्ट आंसर ये होगा। यूनानी शासकों में सबसे महान शासक कौन था? मिनांडर। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मिनांडर की राजधानी कौन सी थी? बताइए, भारत में मिनांडर की राजधानी कौन सी थी भाई? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो साकल यानी कि सयालकोट। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत में शक शासकों में सबसे प्रतापी राजा कौन था? भारत में शक शासकों में सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो रुद्रदामन था। कौन था? रुद्रदामन। ऑप्शन नंबर इसका डा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पल्लव कहाँ के निवासी थे? पल्लव कहाँ के निवासी थे भाई? तो पल्लव जो थे वो पार्थिया के निवासी थे। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? भारत में पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? बोमोनिज। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? बताइए, पल्लव वंश का शक्तिशाली शासक कौन निम्न में से कौन सा था? बताइए, सबसे शक्तिशाली शासक कौन था पल्लव वंश का? तो गोंडो फर्नीज। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कुषाण कौन था? कुषाण कौन था भाई? कुषाण कौन था? तो यूची जाति की एक शाखा है कुषाण। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कुषाण राजवंश का वंश का सबसे प्रतापी तथा शक्तिशाली शासक कौन था? बताइए, कुषाण राजवंश का सबसे प्रतापी तथा शक्तिशाली राजा कौन था? कौन था? कनिष्क था। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट होगा। कनिष्क था। ऑप्शन नंबर इसका सा। अगला शासक कौन सा है? किस गुप्त शासक को बीड़ा बजाना पसंद था? बताइए सभी लोग, किस गुप्त शासक को बीड़ा बजाना पसंद था भाई? किसको पसंद था? समुद्रगुप्त जो था उसको बीड़ा बजाना पसंद था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपको कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था भैया। तो किस शासक ने करवाया था, किसने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अगर आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन सा था, तो वासुदेव था। ओके। आपसे पूछेगा कि कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ओके। मीनांडर कौन से धर्म का अनुयायी था, तो ये जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा गुप्त शासक एक अच्छा कवि और गायक भी था। निम्नांकित में से कौन सा गुप्त शासक एक अच्छा कवि भी था और अच्छा गायक भी था। समुद्रगुप्त जो था वही था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हुड़ों के आक्रमण का सबसे पहला सामना निम्न में से किसके या फिर किस शासक ने किया था। बताइए, हुड़ों के आक्रमण का सबसे पहला सामना निम्न में से किस शासक ने किया था। किस शासक ने किया था, स्कंदगुप्त ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन कौन था। भारत का नेपोलियन कौन था भाई। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है, लेकिन वैसे ये उल्टा है। समुद्रगुप्त को यूरोप का मतलब कि एक प्रकार से मतलब कि जो नेपोलियन है उसको यूरोप का ये मतलब कि भारत का समुद्रगुप्त कहा जाना चाहिए। भारत का समुद्रगुप्त कौन है, तो नेपोलियन है। ओके, चूँकि नेपोलियन से पहले समुद्रगुप्त आए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के निम्न साहित्यकारों में से किसकी तुलना शेक्सपियर से की जाती है। गुप्त काल के निम्न साहित्यकारों में से किसकी तुलना शेक्सपियर से की जाती है भाई, तो किसकी की जाती है, कालिदास से। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर को कालिदास का नगर होने का सौभाग्य प्राप्त है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा नगर है जिसे जो है कालिदास नगर होने का गौरव प्राप्त है या सौभाग्य प्राप्त है, तो उज्जैन को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, यानी बा। अगला प्रश्न है, कालिदास किस जो है काल में हुए थे। कालिदास जो थे वो किस काल के हैं भाई, कालिदास जो है गुप्त काल के। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन विद्वान ने वासवदत्ता की रचना की थी। बताने का प्रयास करें सभी लोग, किस जो है गुप्तकालीन विद्वान ने वासवदत्ता की रचना करी थी। किसने करी थी, सुबंधु ने। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गुप्त काल का सबसे महान सम्राट कौन था। गुप्त काल का जो सबसे महान सम्राट था, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। चंद्रगुप्त जो था वो गुप्त काल का सबसे महान सम्राट था। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आप देखिएगा सभी लोग फटाफट से, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था। बताइए सभी लोग, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था भैया, जो है विंध्य शक्ति, ये वाकाटक वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, वाकाटक कौन था। वाटक जो है वाटक वंश के जो लोग थे वो कौन थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे, वैश्य थे। तो जो है वाकाटक कौन थे, ब्राह्मण थे। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, विंध्य शक्ति प्रथम का कार्यकाल क्या है। विंध्य शक्ति जो कि वाकाटक वंश का संस्थापक था, इसकी एक प्रकार से प्रथम कार्यकाल क्या है इसका, तो क्या है कार्यकाल, 250 ईस्वी से 270 ईस्वी। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वाकाटक वंश के किस शासक ने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी। वाकाटक वंश के किस शासक ने धर्म महाराज की उपाधि धारण करी थी, तो प्रवरसेन ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने जिस समय वाकाटकों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, उस समय वाकाटक सम्राट कौन था। बताइए, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने जिस समय वाकाटकों से वाकाटकों से वैवाहिक संबंध बनाया, और उस समय वाकाटक सम्राट कौन था, तो उस समय कौन सा था, पृथ्वीशेन। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वाकाटकों की जो है वत्स गुल्म शाखा का संस्थापक कौन था। बताइए, वाकाटकों की वत्स गुल्म शाखा का संस्थापक कौन था भाई, सर्वसेन। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हूण कौन थे भाई, हूण कौन थे। हूण जो थे ये जो है मध्य एशिया की बर्बर जाति थी हूण। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है हूणों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो हूणों ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो 456 ईस्वी के आसपास किया था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गुप्त काल के किस सम्राट के समय में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था? गुप्त काल के किस सम्राट के समय में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था? स्कंदगुप्त के समय में। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तोरणमल के नेतृत्व में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था, यानी कब किया था? तोरणमल के नेतृत्व में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था? तो 500 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हूण शासक मिहिर कुल ने भारत में अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? बताने का प्रयास करें सभी लोग। हूण शासक मिहिर कुल ने, हूण शासक था मिहिर कुल, उसने भारत में अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? अमृतसर में, सांकल में, यानी सियालकोट में, या पटियाला में, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो हूण शासक मिहिर कुल ने भारत में जो अपनी राजधानी बनाई थी वो सांकल यानी सियालकोट में बनाई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मिहिर कुल को किसने पराजित किया था? मिहिर कुल को पराजित करने वाला शासक कौन है? यशोधर्मा। कौन है यशोधर्मा? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है। यशोधर्मा मिहिर कुल को मतलब कि पराजित करने वाला शासक था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कादम्बरी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? कादम्बरी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। कादम्बरी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? कादम्बरी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है भाई? तो कादम्बरी के रचनाकार कौन है आपके? बाणभट्ट है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। कौन है? बाणभट्ट। प्रश्न क्या है कि कादम्बरी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग कौन था? ह्वेनसांग कौन था भैया? तो ह्वेनसांग जो था चीनी यात्री था। ऑप्शन सा में दिया चीनी यात्री करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी। अगला प्रश्न देखिएगा, बड़ी तेजी के साथ में पढ़ रहा हूँ, ओके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 3 नाटकों की रचना की थी, निम्न में से कौन सा उसके द्वारा नहीं लिखा गया? कादम्बरी, नागानंद, या फिर रत्नावली, या फिर प्रियदर्शिका। तो हर्षवर्धन ने 3 नाटकों की रचना करी थी। वो 3 नाटक कौन कौन से हैं? पहला आपका कहे मतलब कि इसमें जो है हर्षवर्धन ने नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली सभी करी थी। कादम्बरी जो है ये जो है नहीं है, बाणभट्ट की कादम्बरी। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी भाई? हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, यानी सा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ह्वेनसांग यात्री था कहाँ का? ह्वेनसांग यात्री था अरब का, ईरान का, यूनान का, चीन का। तो भाई ह्वेनसांग जो यात्री था वो चीनी यात्री था। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, चीनी यात्री ह्वेनसांग की भारत के समय शासक कौन था? जब चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत पर आया, मतलब कि यात्रा की जब उसने भारत की, उस समय शासक कौन था भारत का? उस समय कौन था भाई? उस समय कौन था? हर्षवर्धन का शासन चल रहा था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मौखारी वंश का संस्थापक था, मौखारी वंश का संस्थापक कौन था भैया? कौन था? हरिवर्मा जो है ये मौखारी वंश का संस्थापक। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हरिवर्मा का कार्यकाल क्या रहा है? हरिवर्मा का कार्यकाल क्या रहा है? तो भाई हरिवर्मा का जो कार्यकाल रहा 480 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ग्रे वर्मा का कार्यकाल क्या रहा है? ग्रे वर्मा का कार्यकाल क्या रहा है भाई? तो ग्रे वर्मा का कार्यकाल 600 से लेकर के 605 ईस्वी तक का समय काल रहा। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा, 600 से 605। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न देखिएगा, हरिवर्मा का उत्तराधिकारी कौन था भाई? हरिवर्मा का उत्तराधिकारी कौन था? तो हरिवर्मा का उत्तराधिकारी आदित्य वर्मा था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न वहीं पर आपके समक्ष है, मौखारी वंश की जानकारी का पुरातत्व स्रोत निम्न में से क्या है? मौखारी वंश की जानकारी का पुरातत्व स्रोत निम्न में से क्या है भाई? तो जो है हरहा का लेख से भी पता चलता है मौखारी वंश के बारे में, जौनपुर के लेख से भी पता चलता है, और आसीरगढ़ का मुद्रा लेख जो है उससे भी मौखारी वंश के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो मौखारी वंश की जानकारी का पुरातात्विक स्रोत जो है ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा, जो कि एग्जाम पढ़ने में से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आपसे पूछे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे उस समय? तो शीलभद्र थे, जो वही इसके कुलपति थे। कौन थे? शीलभद्र जो थे कुलपति थे, डायरेक्टर थे नालंदा विश्वविद्यालय के। ओके, आपसे एग्जाम से और भी प्रश्न पूछ सकता है कि हर्षवर्धन किस धर्म के अनुयायी थे? तो हर्षवर्धन जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ओके, ये सब बातें ध्यान रखेंगे। तो चलिए, इस प्रकार से यहाँ पर आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न खत्म हुए, जो कि जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के थे। किसके थे ये भाई? ये प्रश्न जो थे आपके ये ऑब्जेक्टिव टाइप के थे, प्राचीन इतिहास के थे, जो कि बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण थे। बीए द्वितीय सेमेस्टर के, द्वितीय वर्ष बोल दिया क्या, बीए द्वितीय वर्ष,
बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो सेकंड सेमेस्टर के लिए लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक बात और आपको बता दूं कि जैसे ही आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर दिया था, वैसे सेकंड सेमेस्टर में आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर देना होगा। ये यानी कि प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ये आपके पेपर का नाम होगा। इससे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में सब पूछे जाएंगे, उसको करना होगा। इसको लेकर के मैंने मॉडल पेपर दे दिया है। बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी में पूछे। बीए बीएससी बीकॉम बीएससी एजी बीएससी होम साइंस सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बीए को लेकर के खास करके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग देख लीजिएगा। तो आपका ये अनिवार्य प्रश्न पत्र होगा। ओके, आगे बढ़ा जाए फिर। उसके अलावा आप मनोविज्ञान का भी मॉडल पेपर देख लीजिएगा, संस्कृत का भी देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो मनोविज्ञान का जरूर देख लीजिएगा जो छात्र छात्राएं मनोविज्ञान लिए हुए हैं। इसी प्रकार से रक्षा विज्ञान का भी आएगा आपका। ओके, रक्षा विज्ञान यानी कि जो मनोविज्ञान के बाद सैन्य विज्ञान आता है। ओके, धन्यवाद।